नमस्ते दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम रूम में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज का वीडियो आप सबके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम बीए सेकेंड ईयर सोशियोलॉजी के सेकंड पेपर में पूछे गए 2024 के क्वेश्चन पेपर को सोल्व करने वाले हैं और इसके आंसर भी हम बताएंगे। तो पेपर है ये, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है इसका बीए सेकेंड ईयर और पेपर है ये आपका सोशियोलॉजी का और 2024 में देखिए पूछा जा चुका है। और पेपर का नाम इसमें देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि इंडियन सोसाइटी इशू एंड प्रॉब्लम्स। और पेपर कोड की अगर हम बात करूँ तो A233 यहाँ पर पेपर कोड है। ये जो पेपर है ये टोटल 50 मार्क्स के लिए आपका होता है। 3 घंटे का इसमें समय आपको दिया जाता है। ये पेपर है आपका अलग अलग सेक्शनों में बटा होता है, सेक्शन A B C D E। तो सबसे पहले इसमें देखिए सेक्शन ए यानी कि खंड ए यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा और खंड ए में जो है टोटल यहाँ पर देखिए, अब ध्यान देंगे तो टोटल यहाँ पर देखिए आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एक क्वेश्चन को करने पर यहाँ पर आपको 2 मार्क्स दिए जाएंगे और इस सेक्शन से आपको 20 मार्क्स आराम से यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। बहुत ही अच्छा सेक्शन होता है और नंबर कटने के चांसेस यहाँ पर बहुत कम होती है। सबसे पहले क्वेश्चन इसमें पूछा गया था कि भारत में निर्धनता के 2 कारण लिखे, केवल 2 ही कारण यहाँ पर आपको लिखने थे। तो इसका आंसर आपको किस तरह से लिखना था वो देखिए मैं आपको बताया था। उसमें आपको शुरुआत करनी थी कि भारत में निर्धनता के कई कारण हैं और इनमें से 2 कारण ये है। तो सबसे पहला कारण जो है भारत में वो है आपका ज़्यादा आबादी। यहाँ पर देख जनसंख्या का विस्तार जिस तरह से हो रहा है तो भारत में निर्धनता का ये एक मुख्य कारण है। दूसरा आप लिख सकते थे कि अशिक्षा यानी कि भारत में शिक्षा का अभाव। देखिए जहाँ भी आप सभी जानते हैं शिक्षा के क्षेत्र में भारत को जो अभी जो लेवल चल रहा है वो बहुत ही नीचे है। भारत के 29 राज्यों में से केवल देखिए केरल की साक्षरता जो है वो 74% है, बाकी सभी राज्यों की जो है वो नीचे है। ठीक है, तो 2 कारण देखिए पूछे गए, 2 मैंने आपको बता दिए। तीसरा भी मैं आपको बता देता हूँ। तीसरा का सा कारण आप लिख सकते हैं कि जाति प्रथा। भारत में क्या होता है ना, जाति प्रथा का बहुत ही ज़्यादा भेदभाव किया जाता है इसका। तो फिर उसका 4th कारण आप इसमें लिख सकते थे कि कृषि पर ज़्यादा निर्भरता। भारत में देखिए 70% से ज़्यादा व्यक्ति जो है वो कृषि पर निर्भर करते हैं और कृषि की जो तकनीक है ना बहुत ज़्यादा पिछड़ी हुई तकनीक है, जिसके कारण इनकी जो निर्धनता बनी रहता है उतनी आय इन्हें कृषि से नहीं मिल पाती जो एक ऑन एन एवरेज यहाँ पर देखे मिलती है। अगला नेक्स्ट कारण हम लिख सकते थे इसमें बेरोजगार। देखिए भारत में जनसंख्या ज़्यादा है और उतना रोजगार भारत के अंदर अभी तक नहीं है, तो बेरोजगारी वो जो चरम सीमा पर है वो भी आप देखने के लिए मिलती है। दूसरा कारण, एक अन्य कारण और लिख सकते थे इसमें शोषण किया जाता है, तकनीकी का निम्न स्तर। देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारत में क्या है ना, कृषि प्रधान देश है भारत, लेकिन यहाँ पर जो कृषि की जो उपज करने की जो तकनीक है ना वो बहुत ज़्यादा पुरानी है। तो ये काफ़ी देखिए कम से कम 6-7 कारण यहाँ पर मैंने आपको बता दिए निर्धनता के, लेकिन आपको 2 ही यहाँ पर लिखने थे। अब क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भारत में निर्धनता को दूर करने के लिए 2 उपाय बताइए। पूछा जा सकता है ना, अगर निर्धनता के कारण पूछ रहा है तो उपाय भी पूछ सकता है। तो उपाय में आप लिख सकते हैं कि निर्धनता को दूर करने के लिए उपाय निम्न प्रकार है। सबसे पहले आप लिखेंगे कि ग्रामीण इलाकों में रोजगार के अवसर बढ़ाने चाहिए। देखिए ग्रामीण इलाकों में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी कहाँ पर पाई जाती है, ग्रामीण इलाकों में पाई जाती है ना। अगर ग्रामीण इलाकों में रोजगार के अवसर बढ़ा दिए जाए तो उनकी आय बढ़ जाएगी। एक दूसरा कारण आप ये लिख सकते हैं कि कुटीर उद्योगों और निर्माणों को प्रोत्साहित करना। देखिए छोटे छोटे जो उद्योग है ना उन्हें प्रोत्साहित किया जाना है, उनका निर्माण किया जाना है, ताकि उनके आसपास के क्षेत्र में जो फैक्ट्री, जो कारखाने, जो कंपनियां आ रही हैं उनका जो स्थापना होगी तो उनमें क्या होगा, व्यक्ति काम करेंगे तो उन्हें भी देखिए रोजगार मिलेगा। तो रोजगार को दूर करने का ये भी दूसरा एक मुख्य कारण है। तीसरा आप लिख सकते हैं कि उत्पादन तकनीकी में बदलाव करना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन जो उत्पादन की जो तकनीक है ना उनकी वो बहुत ही ज़्यादा पुअर है, बहुत ही ज़्यादा पुरानी है। अगर ये नई टेक्नोलॉजी को लेकर के आएंगे तो उन्हें अच्छी खासी देखिए आमदनी भी होगी। एक कारण आप लिख सकते हैं कि शिक्षित बेरोजगारी को कम करने के लिए शिक्षा प्रणाली। लेकिन आज की जो शिक्षा प्रणाली है ना वो कुछ इस प्रकार से दी जानी चाहिए ताकि वो उनके दैनिक जीवन से जुड़ी हो, जैसे कि आपकी ITI, पॉलिटेक्निक वगैरह। हालांकि NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो लागू की गई है उसे इस बात को ध्यान में रख कर ही देखिए वो लागू की गई है। तो इसमें यदि आप इतनी तैयारी कर लेंगे और इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा भारत में निर्धनता का, जितना मैंने आपको बताया अगर आप इतना भी कर आएंगे तो आपको बटे में से बटे मार्क्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए इसमें पूछा गया था कि पिछड़े वर्गों के 4 प्रमुख समस्याएं लिखिए। पिछड़े वर्गों की 4 मुख्य समस्याएं के बारे में देखिए क्वेश्चन पूछा गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पिछड़े वर्ग से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में हर बार यहाँ पर देखिए पूछा जाता है। तो आप इसमें लिख सकते थे कि पिछड़े वर्गों को सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से कई तरह की देखिए समस्याएं होती हैं। उनमें क्या होता है, सामाजिक समस्याएं भी होती हैं, आर्थिक भी होती है और शैक्षिक भी होती है। सामाजिक समस्याओं में सबसे ज़्यादा क्या होता है कि जाति प्रथा का जो
जाति प्रथा का जो मध्य स्थान इन्हें दिया जाता है, समाज में इनका बहिष्कार होता है और भेदभाव भी किया जाता है जो आपके पिछड़े वर्ग के व्यक्ति होते हैं। तो ये सामाजिक कारण हो गए। आर्थिक कारण में अगर मैं बात करूँ तो भैया बहुत ही ज़्यादा गरीब होते हैं, साहूकारों से देखिए कर्ज लेते हैं और कर्ज भी क्या लेते हैं, ऊंची ब्याज दर पर लेते हैं, प्लस बंधुआ मजदूरी देखिए इनमें देखने को मिलती है और चिकित्सा का अभाव भी इनमें ज़्यादा पाया जाता है। तो पिछड़े वर्ग की ये दूसरी समस्या है आर्थिक से रिलेटेड। अगर मैं शिक्षा से रिलेटेड अगर मैं बताऊँ तो इनका जो शैक्षणिक स्तर तो होता है वो सामान्य श्रेणी में होता है, ठीक है। स्कूल कॉलेजों में देखिए नंबर क्या होता है, इनका पॉपुलेशन तो इनकी ज़्यादा है लेकिन नंबर ऑफ सीटें की स्कूल कॉलेजों में की अगर हम बात करूँ तो वहाँ पर भी सीटें जो है ना इनकी बहुत ही कम होती है, ठीक है। तो इतना अगर आप लिख के आ जाएंगे तो 2 में से 2 मार्क्स यहाँ पर आपको देखिए आराम से मिल जाएंगे फ्रेंड। चलिए तीसरा क्वेश्चन पूछा। तीसरा क्वेश्चन देखिए इंपोर्टेंट है, श्वेत वसन अपराध को परिभाषित कीजिए। देखिए श्वेत वसन अपराध क्या होता है इसके बारे में यहाँ पर आपको बताना है। तो मैं आपको देखिए बता देता हूँ कि देखिए श्वेत वसन अपराध या फिर इसे कह सकते हैं कि सफ़ेद पोश अपराध का मतलब किसी सम्मानजनक और ऊंचे सामाजिक पद पर बैठे व्यक्ति द्वारा अपने कारोबार के दौरान किया गया अपराध श्वेत वसन अपराध कहलाता है। देखिए सब यानी कि ऊंचे पद पर, जैसे कोई आपका आईपीएस आईएएस हो गया तो इससे भी नेता अभिनेता होते हैं, वो जब कोई अपराध करते हैं, किसी ऊंची पोस्ट पर बैठे हुए हैं, किसी बड़े सम्मानजनक पद उनके पास है, लेकिन खुद भी वे क्या करते हैं, धोखाधड़ी करते हैं, रिश्वतखोरी करते हैं, गबन करते हैं, साइबर क्राइम में एक दूसरे का साथ करते हैं, तो वही अपराध क्या कहलाते हैं, श्वेत वसन अपराध यहाँ पर कहलाते हैं। तो ये देखिए श्वेत वसन अपराध की किस तरह से आपको परिभाषा किस तरह से लिख के आना है आपको, वो मैंने आपको बता दिया। फोर्थ क्वेश्चन में देखिए आपसे पूछा गया था कि पारिस्थितिकीय अवकरण से आप क्या समझते हैं। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन इससे पहले देखिए आपका क्वेश्चन देखिए ये पूछा गया था, माफ कीजिएगा, ये वही क्वेश्चन देखिए इसका कि दुर्मी के अनुसार आत्महत्या के प्रकारों को लिखिए। तो दुर्म के अनुसार जो आत्महत्या के कितने प्रकार उन्होंने बताए हैं उन प्रकारों को यहाँ पर आपको लिखना था। 5वां क्वेश्चन पूछा गया था इसमें कि पारिस्थितिकीय अवकरण से आप क्या समझते हैं। तो आप क्या समझते हैं पारिस्थितिकीय अवकरण होता क्या, इसके बारे में मैं आपको छोटा सा देखिए नोट बता देता हूँ। तो इसमें पारिस्थितिकी मतलब होता क्या है कि पारिस्थितिकीय अवकरण का मतलब है पर्यावरण में होने वाले वे बदलाव जो किसी क्षेत्र या पूरी पृथ्वी पर जीवन को साधारणतया को खतरे में डालते हैं। यानी कि ऐसी जैसे कि जो कि आपदा वगैरह आती है, बाढ़ आ जाता है, अचानक से सूखा पड़ जाता है, जलवायु में बहुत बड़े लेवल पर परिवर्तन हो जाता है, तो वही क्या कहलाता है आपका पारिस्थितिकीय अवकरण कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो इतना आप देखिए इसके बारे में समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 क्वेश्चन यहाँ पर है। 6 क्वेश्चन पूछा गया था कि अपराध और श्वेत वसन अपराध में 2 अंतर। देखिए श्वेत वसन अपराध के बारे में देखिए आपको पहले ही देखिए मैंने ऊपर बता दिया है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें देखिए 2 अंतर यहाँ पर आपको बताने थे, ये भी देखिए मैं आपको चलिए बता देता हूँ। इसमें आप लिख सकते थे कि अपराध व श्वेत वसन अपराध में अंतर इस प्रकार है। सबसे पहला अंतर क्या है कि अपराध में अपराधी को दंड मिलता है। देखिए अपराध में क्या होता है ना कि अपराधी को दंड मिलता है, जबकि श्वेत वसन अपराध में अपराधी को दंड से बचाया जा सकता है। बचाया क्यों जा सकता है, क्योंकि वो बहुत ही ऊंचे पद पर बैठा हुआ है। लेकिन कोई छोटा मोटा व्यक्ति जब अपराध करता है तो उसे सजा मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, लेकिन वहीं कोई ऊंची पोस्ट पर बैठा हुआ व्यक्ति जब कोई अपराध करता है तो उसे सजा के चांसेस जो हैं वो बहुत ही कम होते हैं। तो एक अंतर तो ये होगा। दूसरा आप इसमें लिख सकते थे कि अपराध व्यवसाय से बाहर भी हो सकता है। देखिए अपराध क्या होता है कि व्यवसाय से बाहर भी हो सकता है, लेकिन श्वेत वसन अपराध जो है ना वो व्यवसाय के अंदर ही होता है, ठीक है। ज़्यादातर दौरान जो है वो यही देखा जाता है कि वो अपने जो आप काम कर रहे हैं उसी के अंदर वो करते हैं, ठीक है। तो 2 मैंने आपको बता दें, एक और चलिए मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आप लिख सकते थे कि नीली पोस्ट अपराध सीधे सीधे होता है, यानी कि आपका जो अपराध है ना वो सीधे सीधे होता है, यानी कि डायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट नहीं होता। जबकि सफ़ेद पोस्ट अपराध जो है ना जटिल धोखाधड़ी और योजनाओं के जरिए किया जाता है। वो जब कोई ऊंचे पद पर बैठा हुआ व्यक्ति होता है ना किसी अपराध में इन्वॉल्व, तो वो डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होता, किसी दूसरे के सहारे में इन्वॉल्व होता है। और अपराध का कोई सामान्य व्यक्ति होता है तो डायरेक्ट इन्वॉल्व होता है। तो ये आप इतना भी अगर लिख के आ जाएंगे तो आपको अच्छे खासे मार्क्स यहाँ पर 2 में से 2 मार्क्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। 7वां क्वेश्चन देखिए इसमें पूछा गया था कि आतंकवाद से आप क्या समझते हैं। तो आतंकवाद के बारे में आपको बताना था, नहीं पता है तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि आतंकवाद का मतलब है किसी राजनीतिक, धार्मिक या फिर वैचारिक मकसद को पूरा करने के लिए हिंसा या धमकी देना। आतंकवाद से लोगों में डर पैदा करने और सरकार को प्रभावित करने की कोशिश की जाती है। आतंकवाद एक हिंसात्मक गतिविधि है। तो इतना अगर आप लिख करके आ जाएंगे तो आपको बटे में से बटे मार्क्स मिलने से कोई नहीं रोक सकता है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए आपका 8वां क्वेश्चन में पूछा गया था कि अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए किए गए 2
संवैधानिक प्रावधानों को लिखिए, यानी कि 2 संवैधानिक प्रावधानों को यहाँ पर आपको लिखना था और 2 मार्क्स आपको आराम से यहाँ पर इसमें मिल जाते हैं। 9वां क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए पूछा गया था अंतरपीढ़ी संघर्ष के 2 कारण बताइए। तो सबसे पहले देखिए आप ये जान लीजिए कि अंतरपीढ़ी होता क्या है। अंतरपीढ़ी से आपका मतलब है जैसे कि आप हैं और आपके माता पिता हैं, तो आपके माता पिता में जो कल्चर उनके ज़माने में था और जो कल्चर आप आज आपके ज़माने में, दोनों में तो काफ़ी ज़्यादा अंतर होता है। तो होता क्या है, बीच बीच में छोटी छोटी नोक झोंक आपकी होती रहती है, चाहे वो आपके पहनावों के लिए, क्योंकि आजकल का ट्रेंडिंग फैशन में वेयर आप कपड़े यूज़ करते हैं, उन्हें पहनते हैं, लेकिन आपके मम्मी पापा के ज़माने में ऐसा नहीं हुआ करता। तो वो कभी कभी देखिए आपसे आपने फैशन के ऊपर की भी थोड़ी थोड़ी नोक झोंक यहाँ पर हो जाती है। तो उसी को क्या, उन नोक झोंक को अंतरपीढ़ी संघर्ष यहाँ पर देखिए बताया गया है दोस्तों, ठीक है। तो इस अंतरपीढ़ी संघर्ष के बारे में देखिए आप समझ गए होंगे। चलिए इस क्वेश्चन नंबर 1 का देखिए 10वां क्वेश्चन यहाँ पर है, यानी कि अभी हम देखिए टोटल अगर मैं बात करूँ तो 18 नंबर को हम कवर कर चुके हैं और ये अब हम 20 नंबर को यहाँ पर देखिए कवर कर लेते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया था कि भारत में बेकारी के 2 प्रभाव लिखिए, यानी कि भारत में बेकारी के 2 प्रभाव आपको बताने। तो कुछ इस तरह से देखिए आप आंसर का आंसर दे सकते थे। सबसे पहले प्रभाव तो देखिए गरीबी और आय की असमानता बढ़ती है। देखिए भारत में बेकारी से क्या होता है, गरीबी और आय की जो असमानता है ना, उनमें बहुत ही ज़्यादा देखिए अंतर हो जाता है। तो एक अंतर तो आपका ये प्रभाव तो ये हो गया। दूसरा आप लिख सकते थे कि सरकार पर ना राजकीय कोष जो है बढ़ता है। जब जरूर से ज़्यादा देखिए बेकारी आ जाती है तो सरकार जो के पास जो अनाज के जो गोदाम होते हैं वो उन्हें बांटना देखिए स्टार्ट करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, उनका जो राजकीय कोष जो है ना वो आपका बढ़ जाता है। जबकि हाल ही में देखिए कोरोना में देखिए बिल्कुल ही बेकारी आ गई थी, तो गवर्नमेंट ने अनाज वगैरह सब फ्री में बांटे थे ना, वो देखिए कुछ स्थानों पर वो अभी भी चल रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि भारत में जो आपका राजकीय उन्होंने कोष जो जमा करके रखा हुआ था वो धीरे धीरे कम हो रहा है ना। तो दूसरा देखिए कारण इसमें आप ये दूसरा प्रभाव ये लिख सकते थे। तीसरा आप लिख सकते हैं कि सामाजिक अशांति और तनाव का माहौल देखिए बना रहता है, यानी कि समाज में क्या होता है, हलबली सी मची रहती है कि भारत में बेरोजगारी आ रही है, बेरोजगारी बढ़ रहा है, आए दिन कोई ना कोई प्रोटेस्ट करता रहता है, कहीं पर कोई आपका धरना दे रहा है। तो इस तरह के भी देखिए प्रभाव यहाँ पर आप देखने को मिलता है। और 2 पूछे गए थे, 3 मैंने आपको बता दें, चौथा भी चलिए मैं बताता हूँ कि युवा पीढ़ी है ना वो हताश और निराशवादी देखिए हो जाती है और वो गलत रास्ते पर जो है निकल जाती है। तो ये भी देखिए इसका एक प्रभाव है। 5वां आप लिख सकते हैं कि देश में तनाव, देश में मानव संसाधन जो है बर्बाद होता रहता है। बर्बाद किस तरह से होता है, क्योंकि बेकार ही है, मंदी का समय है तो इतना काम इतना मिलता नहीं है, उनकी जो भी फैक्ट्री जो मशीनें वगैरह लगी हुई हैं वो सब बेकार में रखी रहती हैं। छठा कारण आप ले जाएंगे तेजी से जनसंख्या। यदि आपने देखा भी होगा जब किसी भी देश में बेकारी चरम सीमा पर आ जाती है तो उस देश की जो जनसंख्या है ना वो ऑटोमेटिक बढ़ती रहती है। ये आपने देखा नोटिस किया होगा। आप कोरोना के समय में भी आप देखेंगे तो देखिए पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू कोरोना। आज के समय में जो पॉपुलेशन है ना वो जो जनसंख्या है वो बहुत ही तेजी से आपको बढ़ी है और आपने देखने को देखिए मिला जरूर होगा। तो 20 क्वेश्चन हम कवर कर चुके। अब हम देखिए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे। यहाँ पर देखिए आपका होता है टोटल 4 क्वेश्चन का जवाब यहाँ पर देने होता है और एक क्वेश्चन को करने पर 7.5 मार्क्स यहाँ पर आपको दिए जाते हैं। तो टोटल आपको 30 मार्क्स आंसर आपके मिल जाते हैं। सेक्शन बी में सबसे पहले क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें पूछा गया था अपराध के बारे में देखिए पूछा गया कि अपराध शब्द को देखिए परिभाषित कीजिए। यदि ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा अपराध शब्द को देखिए परिभाषित कीजिए तो इसका आंसर देखिए मैं आपको बखूबी बता चुका हूँ, बहुत ही अच्छे से आप इसका लिख करके आ जाएंगे। इसमें आगे पूछा गया था कि भारत में अपराध के प्रमुख कारण क्या हैं, तो इसके कारण भी देखिए मैंने आपको देखिए बता दिए हैं, तो उसे भी आप देखिए अच्छे से लिख दीजिएगा। अब इसमें होता क्या है, इस तरह के लॉन्ग क्वेश्चन में होता क्या है कि या तो देखिए इसमें अथवा लिखा रहता है, ठीक है दोस्तों। तो या तो आप ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं सेक्शन बी में से, या फिर ये वाला कर सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन में देखिए इंपोर्टेंट है कि भारत में भ्रष्टाचार पर एक विस्तृत टिप्पणी लिखे। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आप बखूबी दे सकते हैं। देखिए ये जो पेपर है ना बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पेपर है, ठीक है दोस्तों। यदि इसे भी आप आधार मान के अपनी तैयारी कर लेंगे तो आप 100% देखिए पास हो जाएंगे। इससे पहले भी मैंने आपका BS सेकेंड ईयर सोशियोलॉजी का फर्स्ट पेपर देखिए आपका अपने यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। ये आपका दूसरा पेपर है, तो इसे आप देख लीजिएगा। फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर BS सेकेंड ईयर के दोनों देखने में हम अपलोड हो जाएंगे दोस्तों। सेक्शन सी में भी देखिए आपके 2 ही क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है देखिए कि सवेत वसन अपराध को परिभाषित कीजिए। सवेत वसन अपराध क्या होता है इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं और इनके विभिन्न स्वरूपों को भी आपको लिखना
है दोस्तों। देखिए ये कुछ या तो ये वाला क्वेश्चन कर सकते थे आप या फिर ये कर सकते हैं, दोनों में से कोई ये क्वेश्चन आपको करना था। पूछा गया था कि भारत में मूल्यों के संकट के लिए उत्तरदायी कारणों को लिखिए। देखिए भारत में मूल्य के संकट के उत्तरदायी कारणों को यहाँ पर आपको लिखना था। तो ये वाला क्वेश्चन देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर याद करके जाएगा बहुत ही अच्छे से। ठीक है दोस्तों, चलिए आप सेक्शन डी की तरफ चलते हैं। सेक्शन डी में देखिए पूछा गया था कि भारत में आतंकवाद पर एक विस्तृत टिप्पणी यहाँ पर आपको लिखनी थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट आतंकवाद के ऊपर। तीसरा एक क्वेश्चन देखिए जनसंख्या से रिलेटेड एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका हर बार देखिए एग्जाम में पूछा जाता है, तो जनसंख्या के बारे में एक बार बहुत ही अच्छे से आपको पढ़ करके जाना है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन में पूछा गया था कि जनसंख्या वृद्धि के समाज पर पड़ने वाले प्रभाव को यहाँ पर देखिए आपको गिनना है कि जनसंख्या वृद्धि से जो समाज पर ऊपर जो प्रभाव पड़ते हैं उसकी विवेचना यहाँ पर आपको करनी थी। अब देखिए लास्ट सेक्शन यहाँ पर बचा हुआ है सेक्शन ई, इसमें भी देखिए 2 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया था कि वृद्धों की प्रमुख समस्याओं की विवेचना कीजिए। जो बूढ़े व्यक्ति होते हैं ना, उन्हें उनकी क्या क्या मुख्य समस्याएं होती हैं, उन मुख्य समस्याओं की विवेचना यहाँ पर आपको करनी थी, जिसके लिए आपको 7.5 मार्क्स आराम से यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 21 सूत्रीय दलित एजेंडा या फिर भोपाल घोषणा पत्र क्या है, विवेचना कीजिए। देखिए 21 सूत्रीय दलित एजेंडा कोई भोपाल घोषणा पत्र कहा जाता है, तो ये दोनों ही यहाँ पर देखिए एक ही है, तो इसकी विवेचना यहाँ पर आपको करनी थी। तो पूरा पेपर देखिए मैंने आपको बता दिया है। शुरू के जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो आपको 10 क्वेश्चन दिए गए थे पेपर में, उनके आंसर भी देखिए मैंने आपको बता दिए हैं। इससे पहले मैं फर्स्ट पेपर ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, BA सेकेंड ईयर सोशल का ये सेकंड पेपर है। यदि आपने फर्स्ट पेपर नहीं देखा तो उसे भी आप अच्छे से देख लीजिएगा। वीडियो लॉन्ग जरूर हुआ है, लेकिन एक एक क्वेश्चन को मैंने आपको बहुत ही अच्छे से बताया है दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक तथा इस वीडियो ना अपने दोस्तों और सहपाठियों के साथ शेयर भी जरूर कर देगा दोस्तों। तो चलिए चलते हैं, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ।